इस वक्त आम आवाम को फौरी रिलीफ चाहिए। महंगाई का तोड़, आमदन पे जोर। इतना पैसा दुनिया भर से आया, कहाँ लगा? उनको हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए। अगर मच्छर नहीं खत्म होंगे तो मरीज भी नहीं खत्म होंगे। इस बात और कलाम वाली बेल्ट है, सिर्फ यही बेल्ट मुतासिर हुई है। बहुत जल्द हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, आर्ट एंड डेफ के नाम से। किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं? किलो आटे में 13 रोटियां बनती हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों पे बारिश को भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता क्योंकि सड़कों की जो सूरत हाल है, थोड़ी सी बारिश कराची वालों के लिए स्पेशली सिंध में हमारे लिए कभी कभी जहमत बन जाती है। लेकिन बारिश अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तरफ से जहमत कभी नहीं आती है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि अपने बंदों को परेशान करे। ये हमारे ख़ुद का निज़ाम ख़राब होता है, हम लोग ख़ुद अपनी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से एक अल्लाह की रहमत बारिश जो है वो हमारे लिए जहमत बन जाती है, जिसकी वजह से सड़कें टूट जाती हैं, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, गाड़ियां घंटों खड़ी होती हैं ट्रैफिक में। आज भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है रोडों पे कि मैं खुद ऑफिस आने के लिए 20 से 25 मिनट, एक क्रॉसिंग का एरिया है हमारा, ऑफिस आने के लिए वहाँ से गुजरना पड़ता है। अभी तक वहीं तक खड़े रहे हम लोग 20 से 25 मिनट। जस्ट इमेजिन, क्यों? क्योंकि सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बारिश होने की वजह से पानी खड़ा हो गया है। खैर, आज भी बारिश की पेश गोई है और एक नई सुबह का आगाज़ हम जब भी करते हैं, हमारा पिछला दिन कैसा ही क्यों ना गुजरा हो, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी आप सुबह उठें अल्लाह का नाम ले के, बिस्मिल्लाह करके, तो अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे अंदाज में, हंसते मुस्कुराते अंदाज में करें, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे और हर नया सूरज एक नई उम्मीद की किरण लेके आता है। तो हमेशा, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ना उम्मीदी कुफ्र है, हमेशा उम्मीद के साथ जिंदा रहिए, आगे बढ़िए और जो पीछे हो गया उसको छोड़े, एक नई ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ करें। अच्छा जी, हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, अगर क्योंकि आजकल जिस तरह का फास्ट दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं वो सबकी नज़रों से गुजरती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक्टिव है और अगर ना भी होना चाहे तो भी होना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए, मैं कहूँगी, ज़रूरत बन गई है। ऑफिस का काम करना हो, व्हाट्सएप ऑन करना हो, FB पे कुछ देखना हो, तो हमेशा हमें सोशल मीडिया से गुजरना पड़ता है, तो नज़र पड़ जाती है। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है या वायरल की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है। वो वीडियो क्या है, पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है। ये देखिए, अब देख सकते हैं, दूसरों के मुंह से निवाला छीनने वाले हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब चाय में डुबो के निवाले, और ये देखें, और दावत भी दे रहे हैं दूसरों को, आइए जी हमें ज्वाइन कीजिए, वीडियो बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देख के सबको समझ में आ रहा है। शायद अगर मैं किसी 5 से 6 साल के बच्चे को भी ये वीडियो दिखाऊंगी तो वो ये समझ जाएगा कि किसकी कॉपी की जा रही है। भाई, खान साहब की ऐसी वीडियोस 10,000 हम निकाल के दिखा सकते हैं आपको, और अभी से नहीं, जब से वो हुकूमत में आए हैं, उससे बहुत पहले भी, जब वो हुकूमत का हिस्सा थे भी नहीं, जब वो एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन उस वक्त से उनकी वीडियोस वायरल हैं कि बहुत ही सादा इंसान है, वो जहाँ भी जाते हैं होटल में चाय रोटी, ये देखिए खान साहब की वीडियो भी देखें। इस वीडियो के बाद और ऐसी कई वीडियोस जो वायरल हुई हैं, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की ये वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो भी चाय में डुबो के रोटी खाने की कोशिश कर दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना सादा हूँ, लोगों के मुँह से मैंने निवाले छीन लिए, चाय छीन ली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सादा हूँ। ऐसे कोई सादा नहीं होता। खान साहब की सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, खान साहब की ऐसी बेतहाशा वीडियोस हम दिखा सकते हैं, बच्चे बता सकते हैं आपको। लेकिन ये एक पहली वीडियो वायरल करने का मकसद क्या है? क्या आप ये आवाम को बताना चाह रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब की तरह हम भी बहुत सादा हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि जी मुल्क की हालत इतनी बद वाली है, मईशत का पट्टा ऐसा बैठने वाला है कि हमारे पास भी खाने को पैसे नहीं है, तो आप तो ये शिकायत ही ना करें कि रोटी खाने को नहीं है, क्योंकि रोटी की कीमतों में कितना इजाफा होने वाला है, ये बात हम बहुत तरीके से जानते हैं। खैर, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने मईशत का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। खैर, ये तो थी वीडियो, आगे नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पे और कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी। कप्तान का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग, लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल कॉल देने का फैसला। इमरान खान कहते हैं मुल्क की खातिर तहम्मुल और बर्दाश्त को कमजोरी ना समझा जाए।
सैलाब से मुतासर इलाकों में एक के बाद एक अलमिया 73,000 हामला खवातीन माएँ बनने से पहले जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। बुनियादी सेहत के मराकज़ तबाह हो चुके। कैंपों की जिंदगी में कोई तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं। बलूचिस्तान में एक रोटी 50 रुपए की हो गई। वजीर आला ने सिंध में आटे की कहत का खदशा भी जाहिर कर दिया। कराची में लूट मार का बाजार गर्म, आटा फी किलो 120 रुपए से तजावुज। हालात यही रहे तो गरीब के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगी। और कराची में 2 दिन की बारिश ने सीवरेज सिस्टम तहस नहस कर डाला। जगह जगह नाले ओवरफ्लो, सड़कें ज़ेरे आब, पोश इलाके भी गोठों का मंजर पेश कर रहे हैं। जी, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि हम कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग की बात करेंगे। 2 बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई। सबसे पहली बात तो अगर हम करें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस महीने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि वो फिर से सितंबर के महीने में लॉन्ग मार्च करेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, उनके तहम्मुल को उनकी कमज़ोरी ना समझा जाए, मुल्क की खातिर अब वो चुप नहीं बैठ सकते, सितंबर में ही आवाम को सड़कों पर लाएंगे। इमरान खान ने हुकूमत को ये भी पैगाम देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का भी कोई खौफ नहीं है, बल्कि जेल में पढ़ने के लिए किताबें भी वो बैग में रख चुके हैं। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मरहला वार मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। और असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम देने की इस्तदा की गई है। और दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को गैर आईनी करार दिया जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी शौकत तरीन साहब, माशी सूरत के हाल को लेके कि महंगाई का जो बुरा हाल है इस वक्त आवाम पिस रही है और खान साहब ने भी मुल्क की मईशत का दिवालिया होने का खदशा जाहिर किया है, तो ऐसी क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत इन मौशी हालात को ठीक नहीं कर पा रही है, महंगाई मजीद बढ़ती चली जा रही है? देखें जी, पहली बात जो है कि हमारी हुकूमत जो थी वो जो मार्च से पहले अगर आप देखें तो इनके अपने अहदाफ बता रहे हैं जो कि इकनॉमिक सर्वे में कि हम एक बहुत अच्छी ग्रोथ पे जा रहे थे, कुछ 6% की ट्रेजेक्ट्री थी और पिछले साल वो कोई 5.74 की थी। तो 2 साल में 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी जो है वो कारकर्दगी थी, ना सिर्फ पूरी मईशत की बट उसमें एग्रीकल्चर जो 4.4 पे था और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है 7.2 पे और फिर उसके बाद आपकी सर्विसेज 6.2% पे 6.2 पे। ये पिछले 17 साल में 2 साल कंसेक्यूटिव जो अहदाफ हैं सबसे बेहतरीन है। और रुपया 178 पे था मार्च के बीच में और आपके रिजर्व जो थे उस वक्त $16 बिलियन के करीब। सही। तो उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद हुआ ये कि इनसे वो संभल नहीं सकी और ये IMF के पास जो थे, IMF ने उस वक्त इनको कहा कि ये शराइ हमारी कुछ शराइत हैं ये आप पूरी करें और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। और उसके बीच में ये काफ़ी देर लग गई और वो अगस्त में आके कहीं उन्होंने अपना प्रोग्राम अप्रूव किया और इस दौरान में उन्होंने इनको जो शराइत दी वो बहुत भयानक थी कि मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 150 से 240 पे चली गई, डीजल 250 पे चला गया, गैस उन्होंने कहा है कि 45% से बढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी 47% से बढ़ा दो। तो एक किस्म से ये इस सब चीज़ ने एक किस्म से जो है महंगाई के तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बिल्कुल बर्पा कर दिया आम आदमी पे और आम आदमी की ज़िंदगी जीरन होगी। लेकिन सब ये देख रहे थे कि और ये कह रहे थे कि जब IMF का प्रोग्राम हो जाएगा तो ये हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे और वो जो गिरते हुए रिज़र्व थे जो कि 16 बिलियन से गिर के कुछ $7.25 बिलियन पे आ गए थे, उनका ख्याल था वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि IMF के बाद बाकी इनके दोस्त ममालिक जो हैं वो भी पैसे देना शुरू कर देंगे, वर्ल्ड बैंक भी देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा और ये एक किस्म से रिज़र्व जो हैं वापस ये 15, 16, 17 बिलियन पे लेके चले जाएंगे स्टेट बैंक के रिज़र्व। उससे है कि इनकी जो
रुपए की कीमत जो है वो एक किस्म से मजबूत होगी और एक किस्म से अच्छा एक किस्म वो जो मार्केट में तासुर जाएगा। और शुरू में हुआ भी ऐसे ही, और जो मार्केट थी वो 224-25 रुपए जो इंटरबैंक की थी, वो रुपए की कदर वो 216-214 तक आ गई। सही। लेकिन फिर कुछ हुआ, और वो कुछ ये हुआ कि इनको जो पैसे मिलने थे वो मुझे लग रहा है कि वो उसमें मुश्किलात आ रही हैं। इनका ख्याल था कि इनके दोस्त ममालिक इनको पैसे देंगे और वो जो है इनको रिज़र्व बढ़ाएंगे और मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी आएगी, और वो नहीं आई। तो अब ये हुआ है कि मार्केट के लेकिन तरीन साहब यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी आपने डॉलर की, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डॉलर की वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है और पाकिस्तानी रुपीस किस तरह डी वैल्यू हो रहा है, ये दिखने में आ रहा है, साफ ज़ाहिर होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो है वो डॉलर की मद में रखी हुई थी कि जी वो थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेंगे, उस हिसाब से वो तो बिल्कुल ही डी वैल्यू हो गई है। या अगर पाकिस्तानी रकम की हम बात करें वो तो बिल्कुल डी वैल्यू हो गई। जिन्होंने डॉलर में रखे थे वो तो बढ़ गए, लेकिन जिनकी पाकिस्तानी सेविंग थी पाक रुपीज़ में वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। मिडिल क्लास तो तकरीबन सड़क पर आ गया है, इतना बड़ा डैमेज हो गया है। ये आपको क्या लगता है ये कैसे कवर होगा? कवर होता दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हमें क्या इकदाम करने चाहिए इसके लिए? किस तरह से ये सूरत हाल सही होगी? नहीं, इसके लिए इकदाम तो इनको चाहिए ना कि ये अपना जो अफराद ज़र जो कि आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो हर महीने जो तय होती है वो 4.4% थी पिछले साल इस वक्त जब अगस्त में, और अभी वो 27.3 है। तो इसका मतलब है वो एरोजन तो हो रही है आपकी जो उसमें परचेजिंग पावर में। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो जो पिछले साल कुछ 16% पे थी, 15.9 पे, वो इस वक्त 42.5 पे है। तो मैसिव इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन तो आपकी जो रुपी वैल्यू है उसको, जो आपकी सेविंग्स है उसको वो बिल्कुल वो एक किस्म से इनरोड्स करती है, खा जाती है। तो इनको ये चाहिए कि कोई ऐसे इकदाम करें जिससे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो। और इन्फ्लेशन कम करने के कई तरीके हैं। सबसे बड़ी जो वजह है इन्फ्लेशन की, और वो ये है कि आपके एनर्जी प्राइसेस, और एनर्जी प्राइसेस की एक तरीका यह है उसको कम करने का, और वो ये है कि आप रशिया से तेल लें। रशिया 30-40% के ऊपर आपको डिस्काउंट पे तेल देने को तैयार है। इमरान खान साहब ने अगली तकरीर में भी 2-3 दिन पहले कहा कि पुतिन ने उसको कहा था मैं आपको दे दूंगा। हमने ख़त भी लिखा था। ये डरते हैं अमेरिका से कि अमेरिका वो इनको लाठी ना मार दे। अबे भाई, हमारे पर वैसे ही लाठी लग रही है आम आदमी पे, तो आप जाएं तो सही। वो हिंदुस्तान भी उनसे ले रहा है, बांग्लादेश भी ले रहा है, श्रीलंका भी ले रहा है, तो हम क्यों ना लें? उससे कम से कम 30-40%, अगर 30% भी हमारे तेल की प्राइस पे कम होता है तो उससे काफ़ी इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाएगी। और उसी से बिजली भी बनती है, बिजली की कीमतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। और फिर ये जो आपका ज़ाहिर है फ्लड्स की वजह से ये थोड़ा सा अभी आपकी बात सही है। तरीन साहब सही कह रहे हैं कि हम सब लोग तेल ले रहे हैं लेकिन हम नहीं ले पाए। लेकिन रूस से तेल लेना या एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना, इन सब के नताइज फौरी तो नहीं आ सकते ना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त आम आवाम को फौरी रिलीफ चाहिए। इस फौरी रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं हम? लेकिन इस वक्त तो आप IMF प्रोग्राम में चले गए हैं, और जो IMF का प्रोग्राम है बड़ा सख्त प्रोग्राम आपने साइन कर लिया। हमारा जो प्रोग्राम था उससे ये कहीं ज़्यादा सख्त है, तो वो कर लिया। तो आप उसके चुंगल से तो आप निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आपका जिसको आप कहते हैं ना पेन जो है, वो तो कुछ ना कुछ पेन तो आम आदमी को वो सहना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये इनको चाहिए कि ये ग्रोथ को वापस लेके आएँ, जो माशी तरक्की है उसको वापस लेके आएँ। उसमें हमारा एक स्लोगन होता है, महंगाई का तोड़ आमदन पे जोर। आमदन को आप अगर बढ़ाएंगे तो उससे महंगाई जो है वो उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये अभी तो खैर मैं ये भी कहूँगा कि इनके लिए मुश्किल ये हो गई है कि फ्लड्स भी आ गए हैं, और ये तो आसमानी आफत है। उसमें तो एग्रीकल्चर तो मुझे लगता है कि नेगेटिव ग्रोथ होगी, और उसमें हमारे को 62% लोग तो रहते हैं देहाती इलाकों में।
तो वहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। शहरी इलाकों में भी क्योंकि कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके गंदम वगैरह सब की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी, तो उसको भी इम्पैक्ट आएगा। सही। तो इस वक्त तो ग्रोथ मुझे 1-1.5% से ज़्यादा होती नज़र नहीं आती। अब क्या हो सकता है? अब मैं जो रूस की मैंने बात की, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो आपके निचला तबका है उसके ऊपर आप ये टारगेटेड सब्सिडीज़ दें, और जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स हमने दिए थे, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, उसके बाद सेहत कार्ड, उसके बाद एहसास के जो हम दिए थे, तो निचले 4-5 मिलियन या 6 मिलियन हाउस होल्ड हैं, हम उसको बढ़ा के 7-8 मिलियन हाउस होल्ड पे भी जा सकते हैं। उनको आप बेसिकली ये रिलीफ दें उसके थ्रू। अब कामयाब पाकिस्तान की जो हम जो कह रहे थे, हम सारा जो लगना था वो 15 बिलियन लगना था पहले साल में, और हमने उस वक्त कोई 150-200 अरब रुपए के हमने लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दे देने थे, जो इसका मतलब यह है कि वो अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए जाएं तो वो अपना घर गृहस्थी भी चलाएंगे, और उससे ये है कि वो कम से कम ये जो इम्पैक्ट है उसको भी थोड़ा दूर कर सकते हैं। वो इन्होंने धारे बंद कर दिए। इनको चाहिए उनको देखें, मेरिट पे देख के, और उनको फिर से शुरू करें, और उसके ऊपर कोई मेरे ख्याल में IMF वगैरह को कोई हमारे वक्त में तो कोई एतराज़ नहीं था। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें ना ये चीज़ें, और फिर बाकी चीज़ों पे भी टारगेटेड सब्सिडीज़ दें यार। जो गरीब आदमी उसको गरीब, और जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी दें, उसको दूसरी चीज़ों पे अच्छा, ये सही। तरीन साहब, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे कि मैं कल से ये सवाल कर रही हूँ, अपने शो पे कोशिश कर रही हूँ जानने की कि जी सैलाब मुतासरीन के लिए जिन लोगों ने सब इमदाद इकट्ठी की है वो कैसे हो रही है, कहाँ जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी टेलीथॉन की थी और काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट उन्होंने जमा की थी सैलाब मुतासरीन की। तो मैं ये पूछना चाहूँगी यहाँ पे, आप चूँकि यहाँ पे हैं तो मैंने कहा कि क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ इस बात का और सवाल कर लूँ आपसे ये, अगर आप इजाज़त दें तो, कि आपकी पार्टी किस तरह से सैलाब मुतासरीन की मदद को यकीनी बना रही है, और अब तक कितने ख़ानदानों को इमदाद पहुँचा चुके हैं आप लोग या पहुँचाई जा रही है। एक जानिब क्योंकि खुराक की किल्लत वाला मामला है, दूसरी जानिब उनके घरों की तामीर भी बहुत ज़रूरी है, तो ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? जी, हमारी जो 2 टेलीथॉन्स की हैं उसमें 10 बिलियन से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, और सानिया निश्तर जो कि एहसास प्रोग्राम जिन्होंने चलाया था और वर्ल्ड बैंक ने और सब ने कहा था, दुनिया के 3 जो बिल्कुल शफाफ जो प्रोग्राम थे उसमें से वो एक था, तो उनको हमने ये चार्ज दे दिया है। और उन्होंने पहले ही ये किया है कि पहले जो रिलीफ देंगी वो कैश रिलीफ देंगी, ताकि ये न हो कि रिगमरोल ना हो, वो पहले जाएं बैंकों में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। सही। वो पहले डिटर्मिन करेंगे जनाब के कौन जो है मुस्तहिक हैं, जो मुस्तहिक हैं उनको कैश जो है वो उसको रिलीफ देने की कोशिश करें। और क्योंकि हम 2 तो जो सूबों में तो हम हैं ना, हम KP में भी हैं, हम इसमें पंजाब में भी हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो रिलीफ है, जो हमें जो पैसे आ रहे हैं, ये हम सारे सूबों को दें, हम सिंध में भी दें, बलूचिस्तान में भी दें। तो वो एक शफाफ तरीके से कर रही हैं, और वो ज़ाहिर है उनको गवर्नमेंट की जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करना है वो उनको कर रही हैं, अगर NGOs को करना पड़ रहा है उनको कर रही हैं, लेकिन उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो शफाफ तरीके से करती हैं, हम उस तरीके से इसको कर रहे हैं। सही। और इमरान खान साहब जो हमारे सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो थे हाँ शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया किस तरह से सानिया निश्तर साहिबा सैलाब मुतासरीन की मदद करी, उनको कैश रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा सिर्फ खुराक और किल्लत वाला मामला नहीं है, यहाँ पे दूसरा मसला भी एक बहुत अहम है जिस पे हम नज़र नहीं डाल रहे, शायद हमारी नज़र या ध्यान वहाँ तक नहीं जा रहा कि फ्लड जो मुतासरीन लोग हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक और बहुत अहम मसला है सैलाब मुतासरीन का, खाने पीने का, खुराक का, रिहाइश का, कैंप्स का, मेडिकल एड का। ये तो इशू है ही है, लेकिन सैलाब तो इस वक्त एक मसला है, लेकिन उससे बड़े मसले के साथ मज़ीद कई बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं जिन पर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले दिनों में और हफ्तों में शायद अमवात की तादाद बढ़ सकती है। एक ऐसा ही मसला है हामला ख़वातीन का, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, जिनकी ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है। बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 6.5 लाख ऐसी जिंदगियां भी हैं जो खतरे में हैं, जिनको अभी दुनिया में आना है। बहुत अफसोस की सूरत हाल है। अब जिस तरीके से सैलाब मुतासरीन को बेसरो सामानी में बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है कि वो खुद सर्वाइव करें सिचुएशन से, ऐसे कैसे होगा? इतनी रिसोर्सेज, इतने फंड्स, इतनी डोनेशंस, इतना पैसा दुनिया भर से आया, कहां लगा? कोई ऑडिट, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, कुछ मालूम तो पड़े कि भाई पैसा लग कैसे रहा है, कहां लग रहा है? क्योंकि इस वक्त मुतासरीन का हाल है, करोड़ों लोग खाने से महरूम है। अब ये माएँ क्या करेंगी जिनको एक्सपेक्टेड है कि उनको सारी सर्विसेज दी जाएंगी ज़चकी के दौरान, लेकिन कोई है ही नहीं उनका पूछने वाला। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि एक अभी 2 हफ्ते पहले की एक न्यूज़ है, 2-2.5 हफ्ता पहले, कि एक डिलीवरी हुई है जो मेडिकल कैंप्स में हुई है। सैलाब मुतासरीन के जो कैंप्स लगे वहीं पर, उसका नाम सैलाब खान रखा गया बच्चे का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हो रहे हैं, लेकिन उसको नजर नहीं डाल रहा। सियासतदान खवातीन हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो ऐसे ऐसे अपनी टीम लेकर क्यों नहीं आ सकते कैंप्स में, ताकि इन लोगों को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, इनका ख्याल रखा जा सके। बेसिक नेसेसिटीज, जो बेसिक जरूरियात है, बस वो पूरी कर दें। लेकिन सैड कि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है और जचकी के दौरान वो किस तकलीफ से गुजर रही होती है, आपको पता है वो मौत के मुंह से वापस आती है। इसका आपको मालूम है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बर्दा जो चागी का इलाका है जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे, वहां सबसे ज्यादा औरतों की अमवात होती डिलीवरी के दौरान है। वजह यह होती है कि वो अपने गांव से अस्पताल नहीं पहुंच पाती जब केस सीरियस हो जाता है, रास्ते में मर जाती है। बेसिक हेल्थ यूनिट इतना दूर है। खैर, मैं कहता हूं कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इन सियासतदानों को, इन अफसरान को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन सिस्टम को सोचना चाहिए कि वो कब तक पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ एक अच्छी बात है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, लोगों के जहन में डालना चाहूंगी कि देखिए, हमेशा गलतियों की माफी होती है, ज्यादतियों की कभी माफी नहीं होती है। जुल्म की कभी माफी, ज्यादतियों की और जुल्म की कभी माफी नहीं होती है। इस वक्त जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है, हम सब जानते हैं कि ये उनकी गलती है, कि उनकी ज्यादती है, कि जुल्म है। आगे आप बाकलबंद के लिए इशारा काफ़ी है। खैर, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मरियम जान, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो प्रेग्नेंट खवातीन के ऊपर, जो फ्लड मुतासरीन में हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम कर रही हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, इनको अपने शो में वेलकम भी कहेंगे। बहुत अच्छा और नेक काम कर रही हैं। मरियम जान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम जी। मरियम जान, ये बताइएगा कि आप इस वक्त वहाँ पे हैं, आप काम भी कर रही हैं प्रेग्नेंट खवातीन के ऊपर, तो बताइए कितना रेशो आप देख रही हैं और किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ? मेडिकली बिल्कुल सहूलियात मुयस्सर नहीं है। तो बेसिकली कि मेरा ये दूसरा कैंप है जो मैंने मतलब फ्लड विक्टिम्स के लिए किया। फर्स्ट में रुझान गई थी, सेकंड में इधर राजनपुर से आगे वन जगह है, उधर गई थी, इट इज़ मोर क्लोज टू बलूचिस्तान। तो देखा वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे मेडिकल की बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स है। जैसे आपने प्रेग्नेंट औरतों की बात की, तो प्रेग्नेंट औरतें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, डायरिया वगैरह, उनको पेट के प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस टाइम पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को मेडिकली। तो हम लोगों ने मतलब मेडिकल कैंप्स भी वहाँ लगाए हैं, उनको डॉक्टर्स भी वहाँ पे हम लोगों ने बुलाए ताकि वो उनको मतलब देख सके, उनका चेकअप कर सके, उनको मेडिसिन दे सके। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था कि हम लोग मतलब प्रेग्नेंट जो औरतें हैं उनको टारगेट करें, उनको उनके पास जाए। मतलब आपको पता है कि प्रेग्नेंट औरतों को मतलब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, ड्राई चीज़ों के लिए जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं, मतलब मिल्क वगैरह। तो इसलिए हम लोग ना अब उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि उनको मतलब एक केयर दी जाए। और तो मरियम जान, आप डाइट का ख्याल कैसे कर रही हैं वहाँ पे? डाइट कैसे पूरी की जा रही है वहाँ पे प्रेग्नेंट खवातीन की? स्पेशली हम सब जानते हैं, और जिसकी जब करीब आती है तो उनकी एक डाइट प्रॉपर उनको देना ज़रूरी है ताकि वो पेन बर्दाश्त कर सकें, उस फेज से गुजर सके। लेकिन इस वक्त वहाँ पे खुराक का बहुत बड़ा अहम मसला है। तो या वहाँ कुछ जो हुकूमत की जानिब से कुछ इमदाद आ रही है वहाँ पे खुराक को लेके? जिस एरिया में हम लोग थे वहाँ पे तो हम लोग बोट्स के जरिए गए थे। वहाँ पे ना तो बाइक की एक्सेस है, ना साइकिल, ना तो कोई कार की।
तो हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल पानी है। तो उनको तो पहले हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग उनको किसी खुश जगह लेके आए जहाँ पे उनको हम टेंट्स वगैरह में रखें। उनको हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए, जैसे लाइक खजूरें हो गई, चने हो गए, मिल्क वगैरह, पाउडर मिल्क और लिक्विड मिल्क, ताकि वो थोड़ी सी अपनी केयर तो करना स्टार्ट करें। उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किए डॉक्टर ने, जो उनको रेकमेंड किए हैं, ताकि वो मतलब जो भूख की वजह से वो परेशान है एटलीस्ट वो परेशान ना हो। तो हम लोगों ने मतलब थोड़े बहुत मतलब स्टेप फॉरवर्ड हम करे जा रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से तो उन लोगों को भी पहुंच रहा है, लेकिन उस जगह पे नहीं जा रहा जहाँ पे बिल्कुल भी किसी चीज़ की एक्सेस नहीं, जहाँ पे सिर्फ पानी है और लोग उसी पानी में रह रहे हैं। हुकूमती कार्रवाइयाँ आपने क्या देखी हैं? आप क्या मुतमईन है व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग? आप समझती हैं वो काफ़ी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं? हम लोग जब राजनपुर गए तो सारे लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे हमारे जो MNAs और MPAs हैं वही अपने मतलब घरों में और अपने डेरों पे राशन उतरवा लेते हैं, हमारे तक नहीं आता। तो हम लोगों ने पूछा क्यों, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई सिदारती निज़ाम है, हमारे यहाँ पे जो वडेरे हैं वो हम तक नहीं पहुँचने देते ये चीज़ें। तो मतलब वहाँ पे इस चीज़ का भी लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं कि वहाँ पे मतलब जो कहते हैं ना कि लाइक जो एक हायर क्लास जो है वो अपने आप कि जो घर है वो भर रही है, जो लोअर क्लास है उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। इवन तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे जब से सैलाब आया हमने राशन की तरफ देखा भी नहीं कि राशन होता क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये बताइए मरियम, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मुझे मालूम है कि आप एक स्पेशल इंडिविजुअल हैं और आपने माशाल्लाह से बहुत कुछ अचीव किया है इस सैलाब के दौरान। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए मरियम। सो बेसिकली मैं US से मेडिकल कर रही हूँ और मेरा 7 इयर्स का सोशल एक्टिविज्म का एक्सपीरियंस है और मेरी लाइफ ऑफ गिविंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं 2.5 ईयर से रन कर रही हूँ। तो ये एक मेरा ख्वाब था जिसको मैं पूरा कर रही हूँ सोशल एक्टिविज्म में, कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसको लेके चलना था। मेरी अपनी टीम है मुल्तान में जिसमें मेरे सारे मेम्बर्स हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे वन ऑफ द बेस्ट टीम दी है जो मेरे साथ हर मुश्किल, हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ होती है। और इंशाल्लाह मैं अब ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में UAE जा रही हूँ अपनी लाइफ ऑफ गिविंग को वहाँ प्रेजेंट करने। वहाँ से मैं फ्लड विक्टिम्स के लिए काम करूंगी। फिर मैंने ये नाम क्यों रखा मरियम? मरियम ये नाम आपने क्यों रखा लाइफ ऑफ गिविंग? व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड दिस? प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, लाइफ ऑफ गिविंग मैंने इसलिए रखा कि मैं मतलब मैं अपने आप को अगर देखूँ ना तो मैं चाहती थी कि मैंने जो अपनी हर्डल्स बर्दाश्त की अपनी लाइफ में, मैं लोगों को वैसे ना देखूँ कि वो लोग इस तरह से ना फेस करें। मैं उनको ज़िंदगी देना चाहती थी, लाइक लाइफ ऑफ गिविंग। मतलब एक मेरा ये मतलब पॉइंट था कि मैं ना अपनी ज़िंदगी में से ना एक पार्ट उनको दूँ, उन लोगों को दूँ जो वॉइसलेस है, जो हर्डल्स बर्दाश्त करते हैं, जिनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। प्लीज पॉलिटिक्स में आ जाए मरियम, पॉलिटिक्स में आ जाए। आप जैसे सियासतदानों की हमें जरूरत है। यहाँ पे जो सियासतदान है वो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते हैं, वो कहते हैं लाइफ ऑफ टेकिंग। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए ये लोग सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। फ्रीज हो गई है मरियम, आई थिंक टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल इशू, राइट। थैंक यू सो वेरी मच। मरियम ने बड़ी अच्छी बातें कही और बड़ा अच्छा तरीके से हमें समझाया कि इस वक्त कितनी है 76,000 वुमेन आर प्रेग्नेंट। सैलाब मुतासरीन के अंदर अंदाजा कीजिए उनके प्रॉब्लम्स कितने हैं, उनकी मुश्किलात कितनी हैं। और इसी तरह औरतों की हाइजीन किट्स की जरूरत होती है। तो जो लोग डोनेशंस लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों का बड़ा ख्याल रखें। सैडली हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पैराडोल भी शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि जो मिले, जो कर सकें करें। क्योंकि हुकूमत, इदारे जो इंटरनेशनल डोनर्स पैसा दे रहे हैं, ये मुतासरीन को नहीं मिल रहा है। ये जा रहा है उनके डेरों पर। MPAs, जिस तरह मरियम बता रही थी कि MPA MNAs के डेरों पर जा रहा है वो सारा सामान, कि जिसको चाहिए उनके डेरे से जाके ले, वहां नाम लिखवाएगा कि मैं आपको वोट दूंगा। वोट की बुनियाद पर सामान बांटा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। शर्म डूब मरने का मकाम है। क्या इंसानियत, क्या है, इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। खैर ये लोग अगर ये सब कुछ चल रहा है, और सैलाब की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये मसला अपनी जगह तला अलग है ही है, लेकिन सिंध में और स्पेशली हम कराची की बात करें तो डेंगू इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी की इम्तिहानी स्कूल में बच्चों का भेजना मुश्किल हो गया। स्कूल में टीचर्स को इतना डेंगू हो गया है, पता है अस्पताल पूरे फुल हुए हुए हैं, बेड्स खाली नहीं है। अगर मैं बड़े बड़े अस्पतालों का नाम लूँ या नॉर्मल अस्पतालों का भी नाम लूँ तो बेड्स बिल्कुल फुल है डेंगू की वजह से। और डेंगू से बचने के लिए क्या किया जाए, आपको अपने शो में बताते रहते हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल डेंगू की सूरत हाल क्या है, हमारे मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सईद, वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम।
डॉक्टर सईद बताइएगा कि इस वक्त डेंगू की सिचुएशन क्या है? इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, डेंगू इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। डेंगू की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब है क्योंकि काफ़ी केसेस इस तरह आ रहे हैं जो काफ़ी सीरियस केसेस भी आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और जो हॉस्पिटलाइज नहीं है उनकी तादाद तो हज़ारों में है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त डेंगू से मुतासर हैं क्योंकि बारिशों के बाद मच्छरों की बहुतात है, हर जगह मच्छर ही मच्छर हैं और डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त पाए जा रहे हैं। उसके लिए कोई तलब करने के लिए या मच्छर को ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम नहीं हो रहे हैं। तो अगर मच्छर नहीं ख़त्म होंगे तो मरीज़ भी नहीं ख़त्म होंगे। आप मरीज़ को ट्रीट करते जाएंगे, मच्छरों को नहीं ख़त्म करेंगे तो मरीज़ मुसलसल इसमें इजाफा होता चला जाएगा और यही सूरत हाल में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में इस वक्त दड़ादड़ मरीज़ आ रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त अपने सैंपल भी जमा करा रहे हैं और उसमें पॉजिटिव केसेस की शरह भी कम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स में भी कुछ चेंजेस आई हैं कि बहुत हाई फीवर हो रहा है या फिर आपके किसी को हाई फीवर अगर नहीं भी तो बॉडी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगा जिस्म टूट रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो क्या इस पे भी लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए कि लोग टेस्ट करवाते नहीं है? जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो फिर एकदम इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। बिल्कुल, पहले हमें प्रिवेंशन पे जोर देना चाहिए कि हम प्रिवेंट करें, लेकिन जब बीमार हो जाए, पता चल जाए कि डेंगू है तो फिर एहतियात के साथ साथ पैनिक भी नहीं होना चाहिए। पता कैसे चले, टेस्ट कब जाके करवाया जाए डेंगू का? मेरा सवाल ये है आपसे। हाँ, इस वक्त क्योंकि ऑलमोस्ट कोविड की जगह डेंगू ने ले लिए शहर में, तो हर दूसरा बंदे को डेंगू की अलामात हैं। अलामात में बुखार, तेज़ बुखार, उसके साथ साथ सर में दर्द, शदीद दर्द और आंखों में स्पेशली जो दर्द है ये डेंगू की अलामात है, जिसके साथ जोड़ों में शदीद दर्द, पतली और केक का आना, पट्टों और हड्डियों में दर्द, शदीद दर्द, ये डेंगू की अलामात हैं। और टेस्ट के लिए अगर पॉसिबल है तो CBC एक टेस्ट है जिससे प्लेटलेट्स काउंट पता चल जाते हैं, एक आसान और सस्ता लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है, तो वो करवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर घर पे भी आप अपना इलाज करवा रहे हैं पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात है अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाना मुश्किल हो रहा है, तो बिल्कुल सही अपना CBC टेस्ट वाले ताकि पता चले कि प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम तो नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है और इस सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, शायद मुझे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से करना चाहिए, लेकिन आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स का बड़ा करीब का रिश्ता होता है। देयर ऑलवेज कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंपनीज। सवाल ये है सर कि हम जानते हैं मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर किस कंपनी का, किस ब्रांड का स्लोगन है, और ये पाकिस्तान में पिछले कई दिहाइयों से अरबों डॉलर कमा चुके हैं। पाकिस्तान इनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर ये एस्टैब्लिश्ड हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन जब वक्त आती है ज़रूरत की तो हालात आप देख रहे हैं, नहीं देखा जाता कि क्या हालात हैं। सैलाब है, मच्छर है, डेंगू है, कोई और बीमारी है, पैनाडोल पाकिस्तान में शॉर्ट है, मॉस्कीटो रिपेलेंट कंपनीज, इशारा आप समझ रहे हैं मेरा किस तरफ है, वो क्यों नहीं जाती ऐसे सैलाब मुतासरीन के पास, इनके अंदर मॉस्कीटो रिपेलेंट ही तकसीम कर दिया जाए ताकि ये कुछ सर्वाइव कर सके। क्योंकि ना इनके पास घर है डॉक्टर साहब, ना इनके पास कोई वॉशरूम है, ना इनके पास खाने के लिए बर्तन है कुछ पकाने के लिए, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, बेसरो सामानी के आलम में बैठे हुए हैं और मच्छर ही मच्छर है। मच्छरदानी इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। इनको मजीद दवाइयां, अद्वियात देनी चाहिए, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल्स बड़ी पीछे रह गई हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये हमारा एक अलमिया है, मॉरल पस्ती का शिकार है ओवरऑल, और हर शोबे के लोग इसमें शामिल हैं। बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं क्योंकि अब जब हम जाते हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया कुछ चीज़ें ऐसे टेक्निकल है जो आम आदमी नहीं कर सकता। अगर मैं वॉलंटियर भी करता हूँ तो लेकिन जिस तरह की टेक्निकल चीज़ें हमारे पास नहीं, तो जिस तरह आपने कंपनीज का इशारा किया तो उनको सामने बिल्कुल आना चाहिए और इस मुश्किल वक्त में अपने कौम का साथ देना चाहिए, ताकि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एक एक लुकमे के लिए लोग तड़प रहे होते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, और लोग काफ़ी परेशान हाल है, और एक सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो गया क्योंकि घर से छत जब उजड़ जाता है तो बंदा बहुत परेशान हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और आपने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, तो ये अलमिया बहुत बड़ा है और हमें जो है या इस तरह फार्मासी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी, इस मुश्किल खड़ी होंगी, क्योंकि यकीनन अद्वियात की भी किल्लत है और अल्लाह रहम फरमाए खाने की भी किल्लत होने वाली है, क्योंकि जिन फसलों पर पानी खड़ा रहा है वहां कभी गंदम नहीं उगेगी। जो 100-100 साल के बाग थे, आम के बाग थे सिंध में,
वहां पर इतना पानी खड़ा हुआ है कि वो बड़े प्यारे प्यारे बाग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मैंने प्रोड्यूसर साहब को कल एक तस्वीर ही भेजी थी जिसमें देखा जा सकता है कि खुशदार का एक सेब का बाग है जिसके अंदर उस बेचारा बंदा जो था वो अपने सेब मार्केट तक नहीं पहुंचा सका। मजबूरन आखिर में उसको सेबों को अपनी जमीन में खाद बना के डाल दिया। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई मौजूद नहीं। बात यहाँ पे है कि सैलाब ने जहाँ हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाया है वहाँ हजारों मकानात भी तबाह हो गए, हमारे कई टूरिस्ट स्पॉट्स भी तबाह हो गए हैं। और वही सियाती शोबे से भी हम कुछ कमा सकते थे कि हमारी टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला था, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी टूरिज्म। लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि टूरिज्म भी मुझे लग रहा है कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन है नहीं है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नियाज मोहम्मद खान, टूरिस्ट ऑपरेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नियाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त फिलहाल कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो ओपन हैं जहां पे हम जा सकते हैं, और जो बंद हुए उनसे कितना नुकसान हुआ है हमें? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मौजूद करने का। अच्छा, सबसे पहली बात यह है जो हमारी टूरिस्ट स्पॉट जो अभी बंद है वो सिर्फ बहरैन से कालाम की बंद है। बाकी जितने हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वो सारे खुले हुए हैं। जलगेट, नारान पहले भी बंद नहीं हुए थे, अभी भी बंद नहीं है। ये होता है वहाँ पर, आपको पता है जब शदीद बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वो 2-3 घंटे में उसको क्लियर कर देते हैं। इतना खौफ आ गया, मीडिया ने इतना खौफ लोगों में डाल दिया है कि लोग अब तनाव कर रहे हैं वहाँ से जाने पे। तो भाई इसका हमें चाहिए कि इसको प्रमोट करें, क्योंकि वहाँ के जो इलाके हैं, वहाँ के जो होटल इंडस्ट्री है, ब्रेड एंड बटर उनका यही है। तो अभी इतना खौफ आ गया है कि भाई पूरा हमारा इलाका जात पूरा बंद हो चुका है, वहाँ रोड खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहरैन और कालाम का रास्ता बंद है, वो रूट खराब है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे जो स्पॉट है तकरीबन सारे खुले हुए हैं। सही। अच्छा नियाज साहब ये बताइएगा कि हम टूरिज्म से कितना अर्न करते थे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, दुबई हो गया, यूएई है, कैलिफोर्निया है, ये सब टूरिज्म से ही कमाते हैं। हम टूरिज्म से कितना कमाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, और अब हमें कितना नुकसान हुआ है टूरिस्ट स्पॉट्स इस तरह सैलाब के आने के बाद जो बंद हुए हैं थोड़े बहुत, कितना नुकसान हुआ है हमें उसका? हमारा जो एस्टिमेट था वो 15 बिलियन का था इस साल का, कि हम इतना कमाएंगे, क्योंकि दुनिया की जो सारी मुल्क है, ममालिक है, वो इसी से कमा रही हैं। आप देखें, आप तकरीबन तुर्की में 4 करोड़ लोग, तकरीबन 40 मिलियन लोग टूरिस्ट हर साल आते हैं। और जैसे सिंगापुर है, वहाँ 2 करोड़ लोग आते हैं। पूरा सिंगापुर इतना बड़ा है जैसे कराची का नाजमाबाद, लेकिन 2 करोड़ लोग वहाँ पर टूरिस्ट हर साल के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ पर ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं है, थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें राइट उनकी फ्रीज हो गई है, लेकिन दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ अर्निंग्स जो कि नहीं होंगी बहुत सारे होटल्स के लिए। लेकिन एक बात उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि जो आपकी स्वात और कलाम वाली बेल्ट है, सिर्फ यही बेल्ट मुतासर हुई है, बाकी आपकी दूसरी बेल्ट मुकम्मल तौर पर महफूज है। क्योंकि वजह ये होती है कि वहाँ आबशार होते हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, तो वहाँ से पानी का रास्ता होता है, तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जो सैलाबी रेला कालाम की साइड पर और स्वात की साइड पर से नुकसान पहुँचाया, किसी और मेरे ख्याल से टूरिस्ट स्पॉट पर उतना नुकसान नहीं पहुँचाया। तो आप बता रहे थे 15 की आपकी मिलियन की एक्सपेक्टेशन थी कि आप कमाएंगे पैसा, कितना नुकसान हो गया ये बता दीजिए हमें। कितने होटल्स आपके गिरे हैं, कितने आपके टूरिस्ट स्पॉट्स, कनेक्शन ठीक नहीं, इंटरनेट से नहीं आ रहा है इनके पास, जो है वो सिग्नल्स वीक पहाड़ी इलाकों में ऐसे इंटरनेट से नहीं होता वहाँ पे। लेकिन देखिए ना कितने सारी कंट्रीज हैं जो टूरिज्म से कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत लेट, मैं कहूँगी इस चीज़ का शऊर आया। खान साहब ने खैर काफ़ी सारे नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो है बहुत सारे शऊर अभी आना बाकी भी हैं, नहीं आया बाकी वो शऊर हमें कब आएगा हम खुद नहीं जानते। लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है टूरिज्म पाकिस्तान की, और टूरिज्म से हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, हमारी मईशत तो खड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही हो जाए तो ये टूरिस्ट स्पॉट्स बंद ही ना होता। आप बचपन से कहती आई हैं, आप सुनती आई होंगी कि हम एक ज़राई मुल्क है, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी इकोनॉमी ज़राअत से जुड़ी है, 60% हमारी आबादी जो है वो ज़राअत पे काम करती है। आपने ज़राअत को पैरों पे कभी खड़ा नहीं किया। ज़राअत का हाल देखिए, किसान का हाल देखिए, बीज से लेकर, पानी से लेकर, खाद से लेकर, हर चीज के लिए उसको रिश्वत देनी है, हर चीज के लिए उसको सोर्स लगवानी है, और इस वक्त बेचारा डूब गया है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। और मैंने
जो मंजर देखे हैं, जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर ये फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी के ऊपर ध्यान ना दिया गया, तो आप यही कर रहे हो कि गंदम बाहर से आ रही है, टमाटर बाहर से आ रहा है, प्याज बाहर से आ रहा है, हर चीज़ बाहर से आ रही है, और ये सैलाब मुतासरीन जो है ना बस इमदाद के मुंतज़िर हैं और हुकूमत शक्ल देखती रह जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे। रोजाना कराची से खबर आती है स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, को माँ बाप जो थे उनके ऊपर छुरी फेर दी गई, बच्ची के साथ ज्यादती हो गई। आपकी सोसाइटी का डीएनए रप्चर हो चुका है, तबाह हो चुका है, और हम सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। खैर नियाज़ हमारे साथ मौजूद है, अब उनकी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, उनको कहूँगी मैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो पे थे, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया अपना। अच्छा तलहा, जहाँ पे बात हो रही है इन सब तमाम चीज़ों की, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन इस पर एक ब्रेक कहा जा रहा है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और दुनिया बोल में अब बारी आती है कुछ पेट पूजा का जिक्र कर लें हम, कुछ यमी तमी के लिए हम कुछ बना लें यमी सा। तो आप देख सकते हैं मैं रूह अफ़ज़ा किचन में खड़ी हुई हूँ इस वक्त, और रूह अफ़ज़ा किचन में हमेशा हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ जो हम बनाते हैं रूह अफ़ज़ा से, या फिर हमदर्द के शहद से, या फिर हम रूह अफ़ज़ा गो ड्रिंक से कुछ मज़ेदार सी एक ड्रिंक बना लेते हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, या फिर आप अगर थके हारे आते हैं गर्मी से तो कैसे अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं एक हेल्दी वे में। तो ये सब आपको सिखाते हैं रूह अफ़ज़ा किचन में। लेकिन आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो सबकी फेवरेट है, और जिस घर में भी वो रेसिपी बनती है सबको बहुत पसंद आती है, प्याले चट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उस रेसिपी को जिस नए अंदाज में आज हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ, वो सोने पे सुहागा होगा, उसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा फ़िरनी। और रूह अफ़ज़ा फ़िरनी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। हमें चाहिए 2 लीटर मिल्क, कोई सा भी दूध ले सकते हैं आप 2 लीटर। उसके बाद 8 टेबल स्पून चावल को मैंने ग्राइंड करके पीस के भिगो दिया है, धो के अच्छे से। ये देखें, आप देख सकते हैं इसको धो के भिगो के रखा हुआ है, जो भी चावल आपके घर में आप ले सकते हैं। उसके बाद बादाम पिस्तों का अच्छा से मैंने उसको क्रश करके रखा हुआ है पाउडर बना के, इलायची पाउडर मेरे पास है यहाँ पे, और कुछ पिस्ताचियोज, बादाम और चांदी के वर्क हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जाएगा रूह अफ़ज़ा। तो सबसे पहले हम दूध को उबालने के लिए रख देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव हमने ऑन कर लिया है। अच्छा, फ़िरनी बहुत गाढ़ी बनती है क्योंकि खीर थोड़ी पतली होती है, फ़िरनी बहुत गाढ़ी होती है। तो हम यहाँ पे 2 लीटर दूध ले रहे हैं, और 2 लीटर दूध को हम इतना पकाएंगे कि ये आधा हो जाए, या 1 लीटर रह जाए, या फिर 1.5 लीटर रह जाए। सही है जी, इसको हम उबालने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, और जब तक मैं आपको बताऊँ रूह अफ़ज़ा के बारे में, तो रूह अफ़ज़ा बनता है खालिस फलों और सब्जियों के अरक़ियात से तैयार किया जाता है ये मशरूब। और अगर लाल शरबत की बात करें तो रूह अफ़ज़ा सब जगह फेमस है। पिछले 110 सालों से ये हम सब के दिलों पे राज कर रहा है। रूह अफ़ज़ा एज ए वेलकम ड्रिंक के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे अगर दूध नहीं पीते, तंग करते हैं, तो बच्चों को आप दूध में मिला के पिला सकते हैं, या कुछ बड़े भी ऐसे ले सकते हैं जिनको दूध सादा पसंद नहीं आता। बहुत से लोग हैं जिनको दूध सादा पसंद नहीं आता, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन जब रूह अफ़ज़ा के साथ आप मिलाते हैं इसको, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और ज़रूरी नहीं कि रूह अफ़ज़ा आप सिर्फ रमज़ानों में इस्तेमाल करें, आप पूरा साल इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये खालिस फलों और सब्जियों के अरक़ियात से तैयार किया जाता है। तो खालिस जो इसमें फल इस्तेमाल होते हैं उसमें है एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, मिंट लीव्स के अरक़ियात, और ख़ास तौर पे ताज़े फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं, उसके अर्क शामिल किया जाता है। और साथ साथ इसमें क्यूकम्बर भी है, मिंट लीव्स भी हैं। तो ये बहुत ही हाइड्रेटिंग, एनर्जेटिक और हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। और साथ साथ हमदर्द वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है हमदर्द का शहद, जो कि आप एक एज ए शुगर की सब्सिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बात प्रेफर करती हूँ, और हमेशा अपने शोज़ में भी आपसे कहती हूँ कि चीनी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, बंद कर दें, क्योंकि चीनी आपके लिए बहुत अनहेल्दी है। बाद में जाके हमें पता चलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। तो क्यों ना बेहतर हो कि हम नेचुरल स्वीट की सोर्स की तरफ जाएँ, जो कि शहद है। और क़दीम ज़माने से हम शहद इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, उसकी तवानाई के लिए। तो आज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि हम शायद थोड़ा आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, इसलिए
तो बेस्ट चॉइस है कि अगर आप कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं, कोई मीठा बना रहे हैं, तो उसमें आप शहद का इस्तेमाल करें ताकि वो आपके लिए हेल्दी भी हो, आपकी बॉडी को तवानाई भी फ्राहम करता है। और हमदर्द का शहद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटल रखी हुई है, ये 100% खालिस है, इसकी मिठास 100% खालिस है और ये एज एन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट काम करता है आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी को तवानाई फराहम करता है। तो आप देख सकते हैं दूध में यहाँ पे बॉयल भी आ गया है और जैसे ही थोड़ा सा मज़ीद इसमें सिमरिंग और बॉइलिंग स्टार्ट होगी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल और जब तक जो पानी इसमें ऐड हुआ है वो मैं थोड़ा सा डिस्कार्ड कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और ऑप्शन है इसका चावल का, अगर आप चाहें तो आप इसको दूध में भी भिगो सकते हैं। अगर धोने के बाद, अच्छे से पीसने के बाद आप इसको दूध में भी भिगो सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने पानी भिगो के रखा था कि दूध सादा, यहाँ पे मैंने सारा ही इस्तेमाल कर लिया है और बस अब आई एम वेटिंग कि जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाता है, कॉर्नर्स पे से तो आना शुरू हो गया है, इसमें हम चावल ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि जितने अच्छे चावल गलेंगे, जितने अच्छे चावल पकेंगे, उतनी अच्छी फीनी गाढ़ी मज़ेदार सी बनेगी। और ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है जनाब। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है अच्छे से। ये मलाई मैं इसी के अंदर मिक्स कर रही हूँ। मलाई बहुत ही मज़े की होती है, अगर आप चाहें तो आप इसको उतार के ठंडा करके अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल और यहाँ पे मैं स्टोव थोड़ा स्लो कर रही हूँ, दूध में बॉयल आ चुका है तो इतना ज़्यादा स्टोव तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये तमाम चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है जी। 8 टेबलस्पून चावल लिए थे मैंने, उसको पीस के धो के अच्छे से मैंने पहले धोया, उसको अच्छे से धोने के बाद पीस के इसको अच्छे से भिगो दिया। 1 से 1.5 घंटे के लिए आप भिगो दिए। जितने अच्छे चावल भीगेंगे आपके उतनी जल्दी और आसानी से चावल फूल जाएंगे और आपकी फीरनी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। सर चावल डालने के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते तो अलग से रखे हुए हैं, लेकिन जो मैंने क्रश्ड बादाम पिस्ते रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि फीरनी में ऊपर से गार्निश करते हैं उसका टेस्ट तो अलग आता ही आता है, लेकिन जब वो दूध में पकते हैं तो उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। और साथ ही यहाँ पे इलायची पाउडर है मेरे पास, वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। अराउंड 1/4 टीस्पून है, या फिर आप 5 से 6 दाने इलायची के लेके उसका भी पाउडर बना सकते हैं। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे इसमें हम, ये बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पका लेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इतना पकाना है कि चावल अच्छे से फूल जाए और रबड़ी इतनी पक जाए कि ये गाढ़ी हो जाए और मैं जैसे आपको पहले बताया कि 1.5 लीटर रह जाए। सही है जी। अच्छा, ये इसमें पेशेंस का थोड़ा सा काम है कि आपने इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है, वरना दूध नीचे से लग जाएगा और फिर जब आप इसको चलाएंगे तो फिर वो बर्न्ड एक फ्लेवर आएगा और बर्न्ड इफेक्ट आएगा। सही है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, पेशेंस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूस को स्टर करते हैं। आप ये देख सकते हैं क्वांटिटी भी कम हो गई है फीरनी की और देखिए फीरनी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है और क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की इसमें कि इसमें मैंने चीनी इस्तेमाल नहीं की, शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा फीरनी, तो इसमें जाएगा 1.5 कप रूह अफ़ज़ा। 1.5 कप रूह अफ़ज़ा, ये देखिए घरों में ये कप आराम से मिल जाते हैं, हर घर में होते हैं, या तो फिर एक छोटा वाला बोल है आप वो और एक आधा ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। तो इसमें भी मिठास होती है रूह अफ़ज़ा में, तो ये ऑलरेडी फीरनी मीठी हो जाएगी, कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही यमी आएगा। अच्छा जी, ये देखिए मैंने मेजर के लिए यहाँ पे निकाला। अब इसको हम स्लोली इसमें पोर करेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखें, वाह क्या खुशबू आ रही है स्टूडियो में। जब आप घर में बनाएंगे अपने दिमाग को पता चलेगा बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही यमी बनेगा ये देखें। इस तरह से आप इसको चलाते रहिए और साथ साथ स्टर करते रहिए। देखिए मैं इसको 2 बैचेस में डाल रही हूँ, एक साथ सारा नहीं डालूंगी। ये देखें थोड़ा सा फ्लेम में यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। ये देखिए इसको चलाते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे एंड दैट्स इट। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम और पका लेंगे और उसके बाद हमारी मज़ेदार सी रूह अफ़ज़ा फीरनी तैयार है। इसको आप चाहें तो आप क्ले पॉट जो होते हैं, मिट्टी के जो छोटे छोटे प्याले होते हैं जिसमें अक्सर हम फीरनी खाते हैं, उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। आपके पास अगर घर में जो भी बड़ी सी डिश है, जो प्लेटर है, उसमें आप सर्व करना चाहते हैं आप उसमें सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद। थोड़ा सा इसको आप और पका लेंगे ताकि ये जो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और रूह अफ़ज़ा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और फिर ये ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये देखिए अच्छी सी बबलिंग शुरू हो गई है और देखिए फीरनी हमारी गाढ़ी हो गई है। इतनी गाढ़ी काफ़ी ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी फ्रिज में जाके, और जब अगर आप इसको मिट्टी के बर्तन में निकाल रहे हैं तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए हमारी रूह अफ़ज़ा फीरनी रेडी है। मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बोल है
जिसमें मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये यहाँ पे ले आती हूँ मैं, ताकि आपके सामने हम इसको अच्छे से डिश आउट कर लें। एक्स्ट्रा बर्तन यहाँ से हटा देते हैं और ये देखिए इसको यहाँ पे हम ये भी यहाँ पे रख देते हैं ताकि अच्छा क्लियर व्यू आ जाए, और इसको हम यहाँ पे पोर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, इसको हमने पोर कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे गार्निश। ये देखिए जो हमने बादाम पिस्ते सेव किए थोड़ा सा, उससे हम इसको गार्निश करेंगे। चलें, ये हो गया। और आप जिस तरह से चाहें, आप चाहें तो आप इसमें क्रीम भी, विप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें इसमें तो बादाम पिस्ते, जिस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब देखा आपने मैंने क्यों इसमें बॉईल करते हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, ताकि आपकी हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है। ऐसा ना हो कि ड्राई फ्रूट्स चक्कर में ऊपर से लोग निकाल लेते हैं फिरनी, और फिर अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स होते ही नहीं हैं। ये अक्सर होता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको गार्निश कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास है यहाँ पे चांदी का वर्क, ये हम लगा देंगे इस पे ऐसे, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर देंगे। और दैट्स इट। ऑलराइट जी, तैयार है आपके सामने मज़ेदार सी, यमी सी, डिलिशियस रूह अफ़ज़ा फ़िरनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर पे। आई एम श्योर आपकी फैमिली को पसंद आएगी। बहुत आसान है बनाना, बहुत सिंपल है और बहुत यूनिक रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की रूह अफ़ज़ा फ़िरनी की रेसिपी। मैं मिलती हूँ आपसे स्टूडियो में, जब तक आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रिप्ले। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। बोल के जायके आपने देखा रूह अफ़ज़ा फ़िरनी वर्दा ने बनाया। हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में स्टूडियो में, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कराची मुआशी शहर हमेशा बोलते आए हैं, तिजारती दारुल खिलाफा सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह उनको अजर देगा जिन्होंने कराची को दोनों हाथों से डुबोया है। क्योंकि यकीनन कराची में 2 दिन की बारिश के बाद जो हुलिया बदला कराची का, इट्स अनबिलीवेबल। छोटे छोटे खड्डे बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। हैदराबाद से मुझे खबरें आ रही हैं कि वहां पर किसी के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि टोयोटा हो या सिविक हो एकदम से गिर जाती है खड्डे में। सिर्फ 4x4 चलती है हैदराबाद में, ऑटोबान और ठंडी सड़क जैसे इंपॉर्टेंट रोड पर। कराची की बात करें तो ये कुरंगी का रोड है। इस वक्त यहाँ पर कुरंगी क्रॉसिंग पर घंटों की ट्रैफिक जैम है, बड़े लोग मुश्किल में। और ट्रैफिक जैम के अंदर आपको अंदाजा है कितने करोड़ों का पेट्रोल जल जाता है इन खड्डों की वजह से। आपको अंदाजा है कितने करोड़ों का नुकसान होता है गाड़ियों में, जिनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं वेयर एंड टेयर की वजह से। लेकिन नहीं, उनकी तो गाड़ियां सरकारी पेट्रोल से चलती हैं, उनकी तो गाड़ियों का जो खराबी होती है वो तो ऑफकोर्स हम टैक्स पेयर पैसे देते हैं उसके, उनको क्या परवाह है, उनको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए सलाम मुतासिरीन बेचारे बैठे हुए हैं, कोई उनको उम्मीद नहीं है। कराची वाले भी फंसे हुए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात सर पे खड़े हैं, अब तो होश के नाखून लो। कब तक ऐसे लोगों को वोट हम देते रहेंगे जो कराची के लिए कुछ नहीं करते। इस वक्त भी कराची मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। सड़कों की बात करें तो 80% सड़कें इस वक्त टूटी हुई हैं। नालों की बात करें, नालों में तजावुजात हुए हुए, इंक्रोचमेंट है, और आधी इंक्रोचमेंट हुकूमत ने खुद की हुई है। कचरे की बात करें, कचरा यहां से उठता नहीं है। बिजली की बात करें, बिजली यहां पर मिलती नहीं है। लोड शेडिंग का अजाब अलग है। कराची के साथ लावारिस और सौतेले बच्चों वाला सलूक आखिर कब तक चलेगा, ये मैं सोच के हैरान हो गया। और सोचता हूं कभी कभी कि यार कोई फायदा नहीं है, शायद इसलिए लोग हमारा मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। यार वहां जाके रहेंगे, एजुकेशन हेल्थ फ्री। साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है इससे प्रॉब्लम यह आता है कि आप बलूचिस्तान के हालात देखें। बलूचिस्तान में इस वक्त मेरे पास कुछ तस्वीरें थी, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब दिखाएं आपको कि ज़रूरी तौर पर वो उनके किसान इस कदर ज़बू हाली का शिकार हैं कि जो सेब के बागात थे वो सेब जमीन में गाड़ दिए गए कि ये हमारे बाग के लिए, हमारी जमीन के लिए फर्टिलाइजर बन जाए, क्योंकि ये पड़े पड़े जाया हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहां पे किसान के लिए कि वो अपने जमीन से लेकर मार्केट तक, शहर तक किस तरह अपना सामान पहुंचाएगा। और इसके ऊपर और बड़ा प्रॉब्लम एक आ गया
कि यकीनन ये बाग वाग ये फसलें तो तबाह हुई, फ्लावर मिल्स मालिकान ने भी हड़ताल कर दी है। फ्लावर मिल्स मालिकान, ये देखिए ये वो तस्वीर है वर्दा, ये देखिए सेब किस तरह ये जमीन में डाल दिए जाते हैं ताकि वो फर्टिलाइजर बनके जमीन को फर्टाइल कर सकें और ज्यादा उनके लिए ग्रोथ हो अगले साल जमीन में। इस तरह सेब जाया हुए हैं खुशदार, ये खुशदार की तस्वीर है। कितने देखिए लाखों करोड़ों की तादाद में सेब जाया हुए हैं। पूरी फसल जाया हो गई। वजह क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन इनको नहीं प्रोवाइड की गई। ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, कराची आते अच्छे रेट पे बिकते, किसान को उसकी पूरे साल की मेहनत का फल मिल जाता, लेकिन हमारे हुक्मरानों की नाअहली, फल तो छोड़िए रोटी से महरूम कर दिया बलूचिस्तान वालों को। बलूचिस्तान में इस वक्त रोटी की क्राइसिस हो गई है, आटे की क्राइसिस खड़ी हो गई है। वजह यह है कि फ्लावर मिल्स मालिकान ने हुकूमत की गंदम पीसने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जिस रेट पे हमें काम करने को कहा जा रहा है ये रेट सही नहीं है, हमारी मुश्किलात दूर की जाएं। हर कोई फंसा हुआ है, मुश्किलात से दो चार है और हुकूमत तमाशा देख रही है कि कैसे होगा, भीख मांग रही है दुनिया भर से, हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अपना निजाम, अपना घर कौन सही करेगा, किसी के बाप को भी नहीं मालूम। तलहा, हमारी मईशत का पट्टा बैठ चुका है और मईशत की जो बुरी सूरत हाल है उसको सही करना है तो हमारे यहाँ सबको काम करना होगा। हमारे यहाँ चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हों, सबको काम करना होगा। पहले एक वक्त था तलहा जब हम कहते थे कि जी सिर्फ मर्द काम करें तो काफ़ी है, खवातीन बैठ के घर चलाएं, खवातीन को काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो मईशत का हाल है उसमें खवातीन को भी आगे आगे काम करना पड़ेगा और वुमेन एम्पावरमेंट हमारी ज़रूरत बन गई। वुमेन एम्पावरमेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उस तरीके से हम जानते हैं कि आप भी देखते हैं कि अक्सर हमारे इतना नए नए टैलेंट उजागर हो रहे हैं क्योंकि हमारी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। टैलेंट के मामले में अगर हम बात करें तो हमारी पाकिस्तानी औरत, एक खातून, एक बच्ची, एक लड़की, जिसकी भी हम बात करें वो टैलेंट से माला माल है, भरपूर है, सिर्फ उसको उजागर करने की देर है। आज हम आपको मिलवाएंगे अपने शो में एक ऐसी ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो रेजन आर्टिस्ट का काम करती हैं और घर बैठे आसानी से अगर कोई भी खातून ये काम सीख जाती है तो घर से ही वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने घर की मईशत को, एटलीस्ट किचन की जो ग्रोसरी मल्टीप्लाई हो गई है आपकी, पहले जो ग्रोसरी 10 रुपए की आ जाती थी अब वो 20 रुपए की हो गई है और आगे आने वाली सिचुएशन में लग रहा है कि 40 की हो जाएगी। मैं 30 की भी नहीं कहती कि मैं खुद किचन की परचेजिंग करती हूँ तो मुझे इस तरीके से अंदाज़ा है इस चीज़ का कितनी महंगाई होती चली जा रही है। लेकिन रेजन आर्ट एक ऐसा आर्ट है जो घर बैठे अगर आप सीख जाए तो आसानी से आप कमा सकते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं। हमारे साथ रिमशा जहांगीर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उन्होंने पेंटिंग में मास्टर किया था और इन दिनों आर्ट की टीचिंग भी है, टीचर भी हैं, वो टीचिंग भी कर रही हैं आर्ट की। और अगर रेजन आर्ट की बात की जाए तो इस वक्त मुल्क में कई आर्टिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और एकदम से नया एक रेजन आर्ट है तलहा जो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद भी हैं हमारी गेस्ट, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। जी रिमशा, वेलकम दुनिया बोले एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और आप रेजन आर्टिस्ट हैं, रेजन आर्ट की टीचर भी हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे बहुत कम रुझान है रेजन आर्ट का, आप कैसे इस तरफ गई? बेसिकली तो मैंने होम इकनॉमिक्स कॉलेज से पहले डिग्री हासिल की है, बैचलर्स वहाँ से किया। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया पेंटिंग में। शुरू से शौक तो था लेकिन इसको पैशन को मज़ीद जो पॉलिश किया है वो मेरे जो है इंस्टीट्यूट्स ने किया है। उसके बाद मैं ऑनलाइन भी कुछ वीडियोस वगैरह देखी है टीचिंग। लेकिन आर्ट जो है तो क्योंकि जो है वो सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है जब आप आर्ट करते हैं। इसके लिए ना टाइम देखा जाता है ना कुछ, ना फिर जो है इसी तरह से आर्ट को मैं इसी तरह करती रही ऑनलाइन। अच्छा वर्दा, कह रही थी अभी रिमशा कि आप बहुत कमा सकते हैं इस आर्ट से, मुझे बता सकती है क्या अर्निंग्स होती हैं? जी जी बिल्कुल। रेजन आर्ट जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें ना सिर्फ कपकेक स्टैंड्स हैं, इसमें पेंटिंग्स हैं, इसमें फर्नीचर है। मैं आजकल फर्नीचर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि जिसमें फिर देखा जाता है कि जिसमें आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो क्योंकि फर्नीचर जो है वो ज़्यादा अर्निंग है तो मैंने फिर फर्नीचर को अपना फोकस कर लिया है। अब मैं फर्नीचर को आगे चल रही हूँ, ऑनलाइन भी मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत जल्द हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं आर्ट एंडेवर के नाम से। तो एंडेवर से मतलब ट्राई टू डू समथिंग, तो वो जल्द ही हम इंशाल्लाह ब्रांड लॉन्च करेंगे, फिर इसे मज़ीद बढ़ाएंगे। वाओ, अच्छा ये बताइएगा रिमशा, अगर कोई रेजन आर्ट सीख लेता है और वो घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर फर्नीचर की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्नीचर जो है पसंद किया जा रहा है रेजन आर्ट वाला, तो इसमें स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, वो कहते हैं ना कि किताब को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसे ही है।
पहले काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, रेजन आर्ट एक महंगा शौक है, ये कोई हर बंदा नहीं कर सकता इसको। हाँ, लेकिन छोटी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसमें ट्रेस बना सकते हैं। उसमें इतना असल में इसमें जो प्रोडक्ट है रेजन, वो ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए जो है अगर आपने खुद लेवल से करना है तो फिर आप खुद ही प्रोडक्ट बनाएं। तो मैं क्योंकि पहले से ही एज ए आर्टिस्ट काम कर रही थी, तो मैं स्कूल में भी एज ए ड्राइंग मिस्ट्रेस जो है वो जॉब कर रही हूँ। तो मेरा ये जो आर्ट वाला था, ये इस पैशन को मजीद मैंने बढ़ाने के लिए फिर घर से जो है वो स्टार्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं बढ़ा रही हूँ। रिमशा, स्कूल में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी तरफ से? स्कूल में मैं ड्राइंग टीचर हूँ, तो वैसे मैं NCA और पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करवाती हूँ, NC टेस्ट की। तो वो मेरे से लाइव पेंटिंग यहाँ पे, क्योंकि साहिवाल है, छोटा शहर है, तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा सिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए आर्ट को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर मैं घर में ट्यूशन भी देती हूँ आर्ट की, ड्राइंग की, पेंटिंग की, लाइव पेंटिंग की। तो इस तरह बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और इस तरफ मजीद जो है वो इतना अच्छा टैलेंट होता है जो घर में ही बैठे रह जाते हैं, तो उनको सिर्फ प्रमोट करने की जरूरत है, उनको आगे पॉलिश करने की जरूरत है ताकि आगे। और मेरे इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो PFDC में, NCA में वो इस टाइम पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है जब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। और सही। रिमशा, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए भी आपको एक नज़रिया चाहिए होता है, एक अलग आपको माइंडसेट चाहिए होता है, और रेजन आर्ट यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे जब आपने रेजन आर्ट शुरू किया और अभी आप इसकी टीचिंग भी आप तो टीचर तो खैर ऐसे ड्राइंग की कर रही हैं, लेकिन जब आप लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? वो समझ पाते हैं कि रेजन आर्ट इतना महंगा क्यों है? सबसे बड़ा सवाल। रेजन आर्ट जो है वो एक केमिकल है, तो ये बहुत रेयर मिलता है, हर जगह मिलता नहीं है। नहीं, लोग ये बात समझ पाते हैं कि लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये चीज़ रेजन आर्ट की है तो इतनी महंगी क्यों है, या उनको समझाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? एक्चुअली जो आर्ट होता है ना, पीस ऑफ आर्ट, वो देखने में पता लगता होता है कि ये जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरे अपने आइडियाज और मेरी इमेजिनेशन होती है, मैं पेंटिंग में डाल, और उसके बाद के ऊपर रेजन आर्ट को करती है। तो वो जो अंदर की नजर चाहिए होती है ना पेंटिंग को, तो वो ही हर देख सकते हैं। तो वो पेंटिंग के अंदर सीन छुपा होता है, वो हर एक निगाह देख सकती है। तो ये फिर उनको अपने आर्ट के जरिए दिखाना पड़ता है कि ये एक कोई चीज़ है, ये कोई आर्ट चीज़, ये हर कोई नहीं बना सकता। राइट, क्या कॉस्ट क्या होती है रेजन आर्ट की? वैसे कितने की बनती है चीज़ें? रेजन आर्ट जो ये 1 kg भी मिल जाता है, तो आपने छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, 1 kg में मिल जाएगा 3,500 तक में मिल जाता है। लेकिन जिस तरह मैं बड़े लेवल पे काम स्टार्ट किया है, मैं अपनी कॉफी टेबल्स बना रही हूँ, इस तरह बड़े टेबल भी मेरा जो है 15 से 20 प्रोडक्ट इन प्रोसेस हैं। तो इसके लिए मैं फिर बड़े गैलन 10 kg, इससे फिर मेरा आगे काम रहना होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू सो मच, हमारे साथ थी, हमें बताया रेजन आर्ट के बारे में, और आपकी आवाज़ जो डिस्कनेक्ट हो रही थी तो कहीं आ रहा आखिर में। लेकिन अताला, रेजन आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, आपका शौक है आर्ट की तरफ, स्पेशली रेजन आर्ट की तरफ? तो मुल्क के ऐसे हालात हो जैसे अभी हैं, तो शायद मेरा दिमाग आर्ट की तरफ नहीं जाता, लेकिन लोग आपका दिमाग किस तरफ जाता है? मेरा दिमाग जाता है कि लोगों की मदद किस तरह की जाए, मुल्क को पैरों पे किस तरह खड़ा किया जाए, माशी बुरान से कैसे निकाला जाए। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब को रेजन आर्ट पसंद है, तो इसलिए रेजन आर्ट पहले। लेकिन तला, रेजन आर्ट से भी अगर हम चाहें तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इससे आप फंड रेज कर सकते हैं, उससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा सिखा सकते हैं। लेकिन देखिए, अपने पैरों पे तो खड़ा होना लाजमी है ना तला, आप कब तक डिपेंड करते हैं? पेट पे खाना होगा तो पैरों पे खड़ा होगा, वरना पेट खाली होगा तो खाक खड़ा होगा पैरों पे। देखिए, आप अगर निवाला भी आप खाएंगे तो भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको रोटी का निवाला बनाना पड़ता है, रोटी तोड़नी पड़ती है, फिर उसको मुंह में डालना पड़ता है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। जहाँ पे हमें पता हो कि हमारी माशी सूरत हाल क्या है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना है, हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो जब हम अपनी मदद आप बाकी चीज़ों में कर सकते हैं, तो यहाँ भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेरे ख्याल बलूचिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, उनको रेजन आप भिजवा दीजिए। मैं रेजन नहीं भिजवाऊंगी, लेकिन हाँ, जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वो अफोर्ड तो कर सकते हैं ना। लेकिन बलूचिस्तान में आटा क्यों नहीं मिल रहा है, और रोटी वहाँ पे 50 रुपए की महंगी इतनी ज़्यादा हो गई है, किस लिए महंगी की गई है, क्यों की गई है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कोई हिसाब है, कुछ है, कोई देंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन इस ब्रेक के बाद ब्रेक का वक्त हो गया, तला ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है,
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब बात हो जाए कुछ वेदर सेगमेंट की। तो मौसम की सूरत हाल से तो फिलहाल हम सब आ गए हैं अभी कि 2 दिन से तो कराची में और सिंध भर में खुसूसन बहुत अच्छी मज़ेदार सी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अगर हम मुल्क भर की बात करें तो फिलहाल भारतीय गुजरात से एक सिस्टम जो है वहाँ से आ रहा है, एक हवा में जो है वो नमी आ गई है, दबाव कम हो गया है, जिसकी वजह से सिंध में मज़ीद हालिया जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी हो जाएगा और उसका इम्कान भी है आगे, जबकि पाकिस्तान के दीगर शहरों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। अगर पाकिस्तान के माशी हब यानी कि कराची की बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशें हो रही हैं और उसके बाद शहर की सड़कों का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है और आज भी कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और हब्स की कैफियत बरकरार है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आप देख सकते हैं कि कराची में आज भी बादल छाए हुए हैं और पंजाब साइड पर अगर हम देखें तो रात तक लाहौर में भी बादल कह रहे हैं कि वहाँ पर हो जाएंगे और रात तक वहाँ भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा और मिट्टी समेत सिंध के दीगर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कराची में कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज बरकरार है। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ सकता है कि पंजाब की साइड हम देखें तो वहाँ पे भी हमें बादल नज़र आ रहे हैं और मौसम खुशगवार होने के साथ साथ ठंडी हवाओं का साया भी बरकरार रहेगा। शहरी इक़्तिदार में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर की जानिब बढ़ें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि कई ज़िला में बादल भी छाए हुए हैं और आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का खदशा है। अगर हम बात करें केपीके की तो शहर में कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर में दोपहर के औकात में गर्मी बढ़ने का भी इम्कान वाज़ेह तौर पे मौजूद है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ। बलूचिस्तान में इस वक्त फूड क्राइसिस बहुत उरूज पर है। बताया जा रहा है कि हाईवेज के ऊपर कई किलोमीटर तवील लंबी कतारें हैं जो ट्रक्स की हैं जिनमें फ्रूट भरा हुआ है। कई ऐसे ट्रक्स हैं जिनमें गंदम लदी हुई है जो शहर पहुंचना चाहती है, जो फ्लावर मिल्स तक पहुंचना चाहती है। रास्ते तमाम तर नेटवर्क तबाह हो चुका है जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं लोग। रोटी की कीमत बढ़ती जा रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में गंदम का बहरान बरकरार हो जाए और बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में फ्लावर मिल्स मालिकान ने सरकारी गंदम की बिसाई का बॉयकॉट कर दिया। उनका कहना है कि महकमा खुराक यौमिया हर फ्लावर मिल को सिर्फ 300 बोरी गंदम दे रही है जो नाकाफी है। इन हालात में सरकारी गंदम नहीं उठाएंगे। फ्लावर मिल्स मालिकाना कहना था कि सूबाई हुकूमत ने गंदम की नकलो हमल और बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली बंद हो गई है, गंदम की किल्लत पैदा हो गई है। दूसरी तरफ शहरियों का कहना था कि आटा माफिया और जखीरा अंदोजे ने सूबे में मसनूई बहरान पैदा कर रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अब्बासी साहब, आप शायद नान भाई एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीद साहब बताइए, जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है, रोटी रोज़ महंगी होती जा रही है, क्या मुतालिबात हैं आपके, किस तरह सिचुएशन पर काबू पाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने एक ऐसा इशू जो है आम आवाम से मुतालिक है और इसका जो बराह रास्त इफेक्ट है वो एक गरीब पर पड़ता है। आटे का बहरान हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से, वो सूबाई हुकूमत हो या कौमी हुकूमत हो, उसकी वजह से जब इनको पता होता है कि गंदम की पैदावार कम हुई है तो ये फौरी तौर पर उसको इकदाम नहीं करते हैं और गंदम को इम्पोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एंड टाइम पे एक शॉर्टेज पैदा करके और आटे का बहरान पैदा करके आटे की कीमतों को आसमान पे ले जाया जाता है और गरीब के जेब डाला जाता है। इस टाइम पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और सिंध के तकरीबन हर एरिया में आप देख लें और हर ज़िले में गंदम की शॉर्टेज करके और आटे का कीमत जो है वो बहरान पैदा करके बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। इस टाइम जो है वो आटा जो है कहीं भी दस्तयाब नहीं, और जो गवर्नमेंट का आटे की जो गवर्नमेंट कह रही कि हमने सब्सिडाइज आटा लोगों को फराम करें, तो इस टाइम कहीं भी वो सब्सिडाइज आटा नहीं मिल रहा है, वो गवर्नमेंट के कागजों में ही है सिर्फ। मेरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वहीद साहब आपसे कि ठीक है आप कह रहे हैं कि आटा शॉर्ट हुआ है, लेकिन अभी जो आटा मिल रहा है आपको, आप तो रोटी उसी से बना रहे हैं, रोटी उसी बनाई जाए, लेकिन फिर भी 50 रुपए रोटी किस हिसाब से बिक रही है, ये कैलकुलेशन क्या है? देखिए ये तो बलूचिस्तान की बात करनी है, वहाँ पर ज़ाहिर है जो उनके अखराजात हैं उसको देख के वो चल रहे हैं, उसको लेके ही वो उन्होंने, अगर सब्सिडाइज आटा उनको नहीं मिल रहा है
तो जो प्राइवेट आटा है, इस टाइम मैं पंजाब की बात करूँ, मैं पंजाब में बैठा हूँ लाहौर में, और हमारे जो पंजाब में जो जिसको आप गढ़ कहते हैं कि गंदम का गढ़ है, और जहाँ पे गंदम की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, और ये हम हो गई है लाइन। आई थिंक हमको कनेक्ट करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। वहीद अब्बासी साहब आ गए हैं दोबारा से। जी वहीद साहब, बात यह कि यहाँ पर भी जो गंदम का जो आटा जो गवर्नमेंट 980 रुपए का दे रही है, यहाँ पर तंदूर वालों को नहीं मिल रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि अवाम का जो बोझ पड़ रहा है। अभी ये 2 दिन के अंदर जो प्राइवेट आटा 15 किलो का जिसकी कीमत 1350 थी, वो 1550 पे चला गया है। और सरकारी आटा जो है वो तंदूर वालों पे फूड डिपार्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो सरकारी आटा हम सब्सिडाइज आटा दे रहे हैं वो तंदूर वालों को सप्लाई बिल्कुल ना की जाए। और किसी तंदूर पे 4-5 अच्छा वही साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगी। अच्छा वही साहब, मैं यहाँ पे रोकूंगी कि मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है। अभी अगर आपने जो आटे की कीमत बताई उसके हिसाब से 150 रुपए किलो का आटा बिक रहा है, ठीक है जी। आप मुझे ये बताएं कि 150 किलो आटा, अगर हम 1 किलो आटे की बात करें, 150 रुपए किलो आटा है, और 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं? मेरे हिसाब से 1 किलो आटे, जी बोलिए आप। 1 किलो आटे में 13 रोटियां बनती हैं। 1 किलो आटे में 13 रोटियां बनती हैं। अगर आप नान की बात करें पंजाब में नॉर्मल नान, तो मेरे हिसाब से 30 से 35, अगर हम फुलकों की बात करें चपाती वो बन जाती है, लेकिन अगर कम से कम भी बात करें तो 25 से 20 रोटियां तो बनती ही बनती हैं किलो की। 1 किलो की जी, नान की अगर हम बात करें 1 किलो में 13 रोटियां बनती हैं, 13 चपातियां बनती हैं। अगर नान की आप बात करिए तो उसमें और चीजें आती है। नान की प्राइस जो है इससे बहुत ज्यादा जो फाइन आटा है, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि 1 किलो आटे में 13 रोटियां बनती हैं, तो उसके बावजूद भी 1 रोटी की कीमत आती है 11 रुपए, ठीक है। उसमें अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा लें, एक सेकंड प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। अगर उसमें आप एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगा लेते हैं, आपकी बिजली का खर्च हो गया, आपकी लेबर कॉस्ट हो गई, आपका थोड़ा सा ऊपरी खर्चा आ गया, तो फिर भी आप 13 रुपए की एक रोटी बेच सकते हैं। लेकिन इस वक्त रोटी कराची में तो 20 रुपए की बिक रही है, मुझे पंजाब का आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से वहां भी इतने की ही बिक रही है। तो इतना प्रॉफिट मार्जिन क्यों है? नहीं, पंजाब में रोटी इस टाइम 10 रुपए की बिक रही है, सादा रोटी जो है वो 10 रुपए की बिक रही है। जिस सब्सिडाइज आटा जब तक मिल रहा था, कि दूसरा दिन आटा बंद हुआ, कई तंदूरों पे रोटी लगनी बंद हो गई है। पंजाब के लाहौर के कई अजला में जहाँ पे तंदूर वाले 10 रुपए की रोटी सब्सिडाइज गरीब को फराम कर रहे थे, उनको आटा नहीं मिल रहा, उन्होंने रोटी लगानी बंद कर दी है। जो सब्सिडाइज आटे की रोटी वो हम तो दे रहे हैं, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट सब्सिडाइज आटा दे, तंदूर वालों को प्रोवाइड करे। अगर आवाम को सहूलत देनी है, एक तंदूर वाला तो सब्सिडी नहीं दे सकता ना। आप देखें अभी गैस के रेट जो है, लोड शेडिंग कितनी ज्यादा है। एलपीजी की कीमत आपको पता है कि सिलेंडर जो है वो 4000 से 5000 रुपए होगा, छोटा 12 किलो का सिलेंडर। लेकिन देखिए, आप चपाती की बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ नान की। चपाती तो हमेशा ज्यादा बनती है, नान में फिर भी जो है, हाँ जी बिल्कुल, आप वो जो बात नान की करी, मैं नान की बात कर रही हूँ। पंजाब में वो 20 रुपए का नान बिक रहा है। और उसके बाद जो फाइन की बोरी है, 84 किलो की बोरी होती थी पहले, ये 80 किलो की बोरी करके 4 किलो फाइन कम किया। ये 3 दिनों में 7500 से फाइन की बोरी की कीमत 8500 रुपए हो गई है पंजाब में। उस पे कोई रोक की बोरी की बात कर रहे हैं आप? जी फाइन 80 केजी, 80 केजी 2 मन की बोरी, ठीक है जी। तो फाइन है ना, उस पे गवर्नमेंट, आप हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से या फूड डिपार्टमेंट से जब हम बात करते हैं कि जी फाइन की प्राइस आप फिक्स करें, मिल वालों से बात करके आप गंदम दे रही हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम फाइन का रेट प्राइस फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप ये देख लें कि उसी मैदे से आप बंद ब्रेड बाकी चीजें बनाते हैं। अब नान की रेट तो आप बात कर रही हैं कि जी 20 रुपए का नान हम बेच रहे हैं, 120 ग्राम वजन है। लेकिन वहीद साहब, अगर मैं उसके हिसाब से भी लगाऊं तो आटा तब भी सस्ता है, लेकिन जो कीमतें रोटियों की बढ़ाई जा रही हैं वो कहीं जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है उसकी। जस्टिफिकेशन ये है कि जो आप कैलकुलेशन हमारे साथ बैठ के जो गवर्नमेंट हम जो रेट करते हैं, ये 20 रुपए का हमने रेट किया, 7500 की बोरी थी उस पर किया था, और गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बाकायदा बैठ के कैलकुलेशन करके हमारे नान की जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 18 रुपए 50 पैसे पड़ रही थी। 1.5 रुपए उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया कि जी आपकी जो दुकानदार के प्रॉफिट है उसके बाद हम नहीं बेचे। अब वो बोरी 1000 रुपए बढ़ गई है। अब मुझे बताएं कि हम वो जो 1000 बढ़ा है वो दुकानदार कहाँ लेके जाएगा? बिजली के बिल आपको पता है कि इस महीने जिस बंदे का बिल 10,000 था वो 25,000 से 30,000 हो गया। गवर्नमेंट अपनी नाअहली को अवाम पर, तंदूर वालों को मुजरिम बना के अवाम के सामने पेश करती है। हालांकि ये नाअहली गवर्नमेंट की है कि वो एक चीज को फिक्स करे ना, उसकी फाइन की कीमत क्यों फिक्स नहीं कर रहे हैं आप? गैस की कीमत क्यों एक लेवल पर? सही, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद अब्बासी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन के। थैंक यू। मैं बताया और क्लियर किया कि इस वक्त हुकूमत की क्लियर नाअहली सामने आ रही है। तला राइट, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।